नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में मोदी जी का 2 दिन का दौरा हुआ, लेकिन वो दौरा किस कदर फ्लॉप रहा ये अब सबने देख लिया है। ना रोड शो उनका कामयाब हुआ, ना उनकी विक्रमगंज में जो रैली हुई, सभा हुई, ना वो कामयाब हुई। और उसके बाद बताया जा रहा है कि मोदी जी को लगभग उल्टे पांव लौटना पड़ा। और उल्टे पांव क्यों लौटना पड़ा इसका भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक नया प्लान सामने आ गया है। जी हाँ, राहुल गांधी अब फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। जून में 6 जून को उनकी यात्रा अब दौरा जो है वो प्रस्तावित है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मई में राहुल गांधी आने वाले थे दोबारा, क्योंकि एक बार तो वो 15 मई को आए थे, लेकिन तब जो हाल पुलिस प्रशासन का हो गया वो सबने देखा। और शायद इसी वजह से 27 मई का फिर से जो राहुल गांधी का अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का जो एक कार्यक्रम था नालंदा में, उसको लेकर ये कहा गया कि हॉल नहीं मिला। मतलब ये तो बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से वो दौरा स्थगित हो गया, लेकिन समझा जा सकता है कि ये अपरिहार्य कारण क्या थे। दरअसल नीतीश कुमार और बीजेपी इस समय राहुल गांधी से बेहद खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं करते, बस वो बिहार की धरती पर उतरते हैं और सारा माहौल जो है वो बदलने लगता है। लोग अपने आप उनके साथ आने लगते हैं। आप ये देखिए स्क्रीन पर ये जो दिख रही हैं तस्वीरें, ये वीडियो है 15 मई का, जब राहुल गांधी पहुंचे थे दरभंगा और पैदल जा रहे थे राहुल गांधी। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, ना वो कोई रोड शो करते हैं, ना उन्हें कोई रोड शो करने की जरूरत है, बल्कि वो तो सीधे सीधे रास्ते से पहुंच रहे थे अंबेडकर छात्रावास। लेकिन पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाता हूं। और वो जब चले गए तो फिर क्या हाल हुआ ये सबने देखा है। अब राहुल गांधी पर एफआईआर भी हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये सब एफआईआर तो मेरे लिए मेडल की तरह हैं। और राहुल गांधी अब फिर से पहुंच रहे हैं बिहार, और जब वो बिहार आएंगे तो उसको लेकर एक नई हलचल अभी से शुरू हो गई है। क्योंकि अब तो मोदी जी ने कल जो सभा की और जिस तरह से उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, उसमें आरजेडी का भी तंज आ गया था कि आखिर आपको सामाजिक न्याय बोलने पर मजबूर होना ही पड़ा। और आप जानते हैं कि महागठबंधन इस समय सामाजिक न्याय का ही झंडा जो है बुलंद करते हुए चल रहा है। वो अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित, पिछड़ा, ओबीसी सबको अपने साथ ले रहा है, उनके हक की बात कर रहा है। राहुल गांधी लगातार आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हालांकि मोदी कल जब आए और बहुत लंबी चौड़ी बातें उन्होंने की, 50,000 करोड़ का की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन एक बार भी मोदी ये नहीं बता सके कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी या वो कितनी नौकरियां देंगे। विकास के काम जो हैं उनका असर गरीब तबके तक कैसे पहुंचेगा, आरक्षण का क्या होगा, जो बच्चे परीक्षा में बार बार जो पेपर लीक के कारण या 2 पालियों में परीक्षा होने के कारण जो परेशान रहते हैं उनकी समस्याओं का क्या होगा, मजदूरों की समस्याओं का क्या होगा, जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है उस पर क्या होगा। कुछ नहीं बोला मोदी जी ने। जो भी जरूरी मुद्दे थे, जो जमीन के मुद्दे थे, उनसे पूरी तरह से मोदी कटे हुए नजर आए। इसीलिए ना वो रोड शो ढंग से कर पाए, ना उनकी सभा में उस कदर भीड़ जुटी जिसकी उनको उम्मीद रही होगी। यहाँ तक कि नौबत ऐसी आई कि नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि खड़े हो और इनका अभिनंदन करो। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाओ। ये ऐसा क्यों कहना पड़ा, इसी से समझ में आता है कि मोदी जो हैं अब उनका आना ना आना बिहार में, ठीक है प्रधानमंत्री हैं तो थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता के बीच जो हलचल होनी चाहिए वो कहीं नहीं हो रही है। और इसीलिए मोदी को बिहार से लौटना पड़ा। मतलब वो 2 ही दिन का उनका दौरा था, पटना में रात को रुके और अगले दिन जो रोहतास में उनका दौरा था, और माना जा रहा था कि इसके बाद जाके वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, बिहार से पहुंचे यूपी और वहां जाकर वो तुरंत कानपुर के रंग में रंगते हुए नजर आए। तो बहुत जल्दी जैसे वो परिधान बदलते हैं वैसे ही उनका जो संपर्क या रिश्ता जो है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जिस राज्य में रह जाते हैं उसी राज्य के हो जाते हैं। तो मोदी की हकीकत अब लोग समझने लगे हैं, और इधर राहुल गांधी की हकीकत को भी लोग अब जानने लगे हैं। जिन राहुल गांधी के नाम पर तमाम दुष्प्रचार बीजेपी ने किया, वो सब अब खत्म होता जा रहा है। राहुल गांधी की अपनी छवि जो है लोगों के बीच किस कदर बढ़ती जा रही है, ये अब हमको लगातार दिख रहा है। तो अब राहुल गांधी जब फिर से उन्होंने नया प्लान बना लिया है, फिर से वो बिहार आ रहे हैं। मोदी का जो दौरा रहा उस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों आए थे और इनका हासिल क्या रहा। इन सब के बीच ये सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। खरी खरी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक फर्राज शाकिब साहब। नमस्कार शाकिब जी।
आप बिहार की जो जमीनी हकीकत है उसको आप हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर फील्ड में रहकर लगातार आप सारा माहौल जो है वो देखते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं कि बिहार से उल्टे पांव लौटे मोदी, ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि जितनी घोषणाएं की उनको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि साहब आपने जो 2015 में घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ। जो आपने अभी तक आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाए, आपने जो स्पेशल पैकेज की बात की थी, जब आप मंच से खड़े होकर बोलते थे बताओ कितने लाख चाहिए, आपने उतने लाख कहीं दिए नहीं, कुछ नजर नहीं आया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि चाहे मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो लोग, उन लोगों ने 20 साल के शासन की बात वो नहीं करते, वो उसके पहले के 15 साल पहले के जो शासन है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का, उसकी बात करते हैं। तो ये जो सब चीजें बता रही हैं, क्या बिहार में अब मोदी का कोई वो जितना उनका असर था वो खत्म होता जा रहा है, या नीतीश कुमार का जितना असर था, क्या अब नीतीश कुमार भी बिल्कुल किनारे कटते जा रहे हैं? क्या कहेंगे शाकिब साहब? देखिए, नीतीश कुमार अपनी जगह बने हुए हैं मैम। मोदी का कद और मोदी का जो ऑरा था, जो 2013 में बना था, 2014 में बना था, वो निश्चित रूप से कम होता जा रहा है। और कम हुआ है, जिसकी एक बानगी हम लोगों ने पिछले 2 दिवसीय दौरे में देखी है। पटना का जो रोड शो था, मैं जहां तक राजनीति को समझता हूं और नरेंद्र मोदी को जहां तक मैं पिछले 11 सालों से बतौर प्रधानमंत्री ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे लगता है ये उनके 11 सालों का सबसे फ्लॉप रोड शो रहा होगा। वो कहीं भी चले जाते हैं, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ आ ही जाती है जी। लेकिन पटना में जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिला, और खास के इस दौर में जब वो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी मार्केटिंग करने के लिए उतर गए हैं, सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को वो राजनीति की मंडी में बेचने के लिए एकदम आतुर हो चुके हैं, उस दौर में जब गोदी मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, और गोदी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर का बखान करते हुए, उसको ग्लोरीफाई करते हुए सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम को, और जो सेना की जो रणनीति है उसके बजाय मोदी को ग्लोरीफाई करना ज्यादा जरूरी समझता है। इस दौर में उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि पटना में उनको इतना सूखा रिस्पांस मिलेगा, जबकि उनकी सरकार है यहाँ। एयरपोर्ट पे उनको लगा होगा कि हम एयरपोर्ट से निकलेंगे तो लाखों लोग सड़कों के दोनों साइड खड़े होंगे, मोदी मोदी के नारे लगेंगे, भारत माता की जय के नारे लगेंगे। कई कई जगहों पर तो ये हालत थी कि कोई दिखा ही नहीं उनको, और कई कई जगहों पर, और जहां भी लोग दिख रहे थे वो सिंगल लेयर लोग दिख रहे थे, मतलब जो बैरिकेडिंग की गई थी उसके बराबर एक लाइन में लोग खड़े हुए थे, और उसमें भी अच्छा खासा स्पेस था। दूसरी लाइन कहीं नहीं दिख रही थी। आप अगर उस पूरी वीडियो को ठीक से देखेंगी, आगे बढ़ते गए, और जब वो भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे हैं इनकम टैक्स गोलंबर से घूम करके, तो वहां पे थोड़ी सी भीड़ थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। 32 जगह मंच बनाए गए थे, एनजीओ के लोगों को बुलाया गया था, उनको फूल जबरदस्ती फेंकवाने के लिए। मतलब ये सब सारी जो इवेंट प्लानिंग है, देखिए मेरा ये मानना है कि पीआर एजेंसियों का मशवरा होता है, कॉर्पोरेट का पैसा लगता है, और जो इनकी गोदी मीडिया की ब्रांडिंग होती है, ये सब एकदम मिलके कॉकटेल करके किसी भी चीज को एक इवेंट प्लान करते हैं। वो इनका पटना में उस रोड शो में पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, जिसकी नाराजगी, जिसकी निराशा जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी आपको दिखाई दी होगी कि उन्होंने ओपन जीप लेना गवारा नहीं किया, वो अपनी बंद गाड़ी में बैठे रहे, और पूरे रोड शो में, उस 5-5.5 किलोमीटर के रोड शो में जो 36 मिनट में पूरा हो गया, वो कहीं पर भी उन्होंने एक बार भी शीशा उतार के हाथ नहीं हिलाया, गेट खोल के बाहर नहीं निकले, जैसा उन्होंने रोड शो, जो आमतौर पर वो रोड शो में करते हैं, जैसा अभी उन्होंने गुजरात में किया जी। तो पटना में जिस तरह का उनको रिस्पांस मिला, और उसके बाद के जो कुछ प्रमाण सामने आए हैं कि ग्रामीण परिवेश की औरतों को बहला फुसला करके वहां लाया गया, ये बोल करके कि चलो मोदी जी से मिलोगी तो तुम्हारा वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, मोदी जी से मिलोगी तो तुम्हारा जो है घर में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये तमाम जो लाभार्थी चेतना, जिसको आप कह सकती हैं, लाभार्थी चेतना जगा करके और धोखा दे करके उनको एक तरह से कि लाया गया। उसमें भी औरतों के अंदर में उत्साह नहीं था। वो उसमें से कई औरतें ऐसी थी जिनको ये भी नहीं पता था कि मोदी जी कौन है, लेकिन उनको बोले कि फलाना मुखिया है, वो लेकर के आए, बोले कि मोदी जी से मिल लोगे तो तुम्हारा वृद्धा पेंशन चालू करवा देंगे। इस तरह की बातें थी। ये स्वतः, और जो भी, मतलब मेरे कहने का मतलब, ये जो भीड़ आपको दिखी, ये स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं थी। स्वतः स्फूर्त भीड़ लालू यादव की रैली में आती है, तेजस्वी यादव की रैली में आती है। अभी आपने देखा कि प्रशांत किशोर की रैली के बाद 17 अप्रैल को या 16 अप्रैल को आईपी गुप्ता ने रैली की पटना में, पान तत्वा तांती तत्वा समाज की रैली। उस रैली ने 2025 की तमाम रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक साधारण सा व्यक्ति
उसने जो रैली करके पटना के गांधी मैदान में दिखा दिया, और बिना किसी प्रशासनिक सहयोग के, बिना किसी सरकारी धन का उपयोग किए हुए, जो लोग थे अपने साधन संसाधन से चूड़ा मूढ़ी, जो बिहार का जो आमतौर पर जो खाना होता है सत्तू, वो खुद लेकर के गए, खुद चंदा किया गांव में, खुद गाड़ी की, खुद से गए, कोई उनको ले जाने वाला नहीं था। गांव समाज में चुनाव लड़ने वाला कोई टिकटार्थी नहीं था कि चलो हम अपने साथ 5,000 की भीड़ ले जाते हैं। और वो जो भीड़ दिखी पटना में, उसने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया। नरेंद्र मोदी जी को ये उम्मीद रही होगी, वो हुआ नहीं। अगले दिन वो विक्रमगंज जाते हैं, यानी जो शाहबाद और मगध का इलाका। देखिए इस इलाके को मैम क्यों चुना गया, इस इलाके को चुनने की एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 2-3 चुनाव में भाजपा और जदयू वहां औंधे मुंह गिरती जा रही है। उस पूरे इलाके में विधानसभा की 48 सीटें आती हैं। उस पूरे मगध शाहबाद के क्षेत्र में विधानसभा की 48 सीटें आती हैं, जिसमें से अभी जो है 40 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। 8 सीटें आती हैं लोकसभा की, 8 सीटें आती हैं, 8 में से 6 पर महागठबंधन का कब्जा है। एक गया की सीट वो जीतन राम मांझी जी की जीती हुई है, और एक नवादा की सीट जिस पर विवेक ठाकुर जीते हैं। बाकी सीपीआई-एमएल ने 2 सीट जीती है, कांग्रेस ने सीट जीती है, आरजेडी ने सीट जीती है। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा हार गए। राजपूत समाज से आने वाले कद्दावर नेता आरके सिंह वो आरा हार गए। इनके जो औरंगाबाद, जिसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, राजपूत बाहुल इतना बड़ा इलाका है वो कि उसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जीत गए, और सुनील सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो हार गए। ये, और सिर्फ ये चुनाव हारे नहीं है, ये जो इनका सामाजिक ताना बाना बिखरा है, आप इसको ऐसे समझिए। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। ये जो पूरा बेल्ट है ना मैडम, ये या सवर्ण बेल्ट है या कुशवाहा समाज का बेल्ट है, और थोड़ी बहुत चंद्रवंशी समाज की आबादी रहती है, ठीक है। काराकाट में राजपूत समाज ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं किया, पवन सिंह को वोट कर दिया। कुशवाहा समाज ने, काराकाट के जो राजपूत समाज के लोग थे, उन्होंने पवन सिंह को वोट कर दिया, जिसको भाजपा ने उतार दिया था मैदान में। जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम कहा है कि मुझे भाजपा के लोगों ने हरवाया है ना। तो काराकाट में राजपूत समाज के लोगों ने पवन सिंह को वोट दे दिया। औरंगाबाद, जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है भाजपा का, वहां राजपूत समाज के लोगों ने भाजपा के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को वोट दे दिया। ये हो गया। ये इससे ज्यादा चिंता है एनडीए को कि इनका पूरा सामाजिक ताना बाना, सवर्ण वोटों पर ये कॉपीराइट मानते हैं अपना, कि सवर्ण कहां जाएगा, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कहां जाने वाले हैं। आरा राजपूत बहुल इलाका है, वो हार गए। बक्सर ब्राह्मण बहुल इलाका है, वो हार गए। पूरा का पूरा बेल्ट जो है राजपूत भूमिहार ब्राह्मणों का बहुत मजबूत बेल्ट माना जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति है, एनडीए की ये दुर्गति है। ये असल में सबसे बड़ा सरदर्द है। और मोदी को इसलिए इस बार जो है मोदी जी को, देखिए मिथिलांचल मोदी जी आए, मधुबनी गए, वहां तो भाजपा की सीटें आती हैं, वो बेल्ट है भाजपा का, ठीक है, वहां एनडीए अपनी सीटें निकाल लेता है। लेकिन मगध शाहबाद के इलाके में इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये वाला जो था, ये चुनाव, ये असल में चुना गया विक्रमगंज को इसीलिए कि विक्रमगंज जो है मगध और शाहबाद के बीच का जो जॉइंटिंग पॉइंट है, ये दोनों इलाकों को जोड़ता है, मिड पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। इसलिए मोदी जी की सभा यहाँ की गई। उस सभा का भी क्या हाल हुआ, अगर आप एकदम ईमानदारी से उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आधा से ज्यादा, बल्कि 1/3 पंडाल खाली था, आगे कुछ लोग भले ही दिखे, और वहां रोड शो कर लिया इन्होंने। वहां ये ओपन जीप पर पहुंचे, नीतीश जी को साथ खड़ा करके और सम्राट चौधरी को साथ खड़ा करके, क्योंकि पटना वाला इनको कंपेंसेशन करना था शाहबाद, वो विक्रमगंज में। तो एक जो टीएस थी पटना में, वो इन्होंने जो देखा कि भीड़ है तो वो हाथ हिलाते और फूल बरसाते लोग अपना, उन्होंने 2-4 मिनट की एक वीडियो बनवा ली। घोषणाएं जो हुई, जो बात हुई वहां से, देखिए स्टेज की पोजिशनिंग भी बहुत मायने रखती है। उपेंद्र कुशवाहा को मोदी जी के पहुंचने से 10 मिनट पहले बुलवा लिया गया, और सम्राट चौधरी को मोदी जी के सामने बुलवाया गया। उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं, और सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता हैं। इनडायरेक्टली उपेंद्र कुशवाहा को कट टू साइज करने की कोशिश की गई। भाजपा ने अपने कुशवाहा नेता को प्रमोट किया उस इलाके में, जो कुशवाहा बेल्ट है, कि मेरे पास एक कुशवाहा नेता है। ये अगर इन दोनों कुशवाहा नेताओं की इंडिविजुअल अगर हम लोग वो करवा दें, चुनाव करवा दें, तो आज भी उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी पर बहुत भारी पड़ेंगे अपने समाज के नेता के तौर पर।
कुशवाहा समाज के एस्टैब्लिश नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को ही माना जाता है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो उनका कद छोटा करने की कोशिश वहां भी की गई, एनडीए में स्टेज पर भी, और सम्राट चौधरी को बुलवाया गया। देखिए सवर्णों, चूंकि सवर्ण वो वाला बेल्ट है, जो 29 तारीख को मोदी जी रोड शो करके उसके बाद भाजपा के लोगों के साथ उन्होंने क्लोज डोर बैठक की भाजपा के ऑफिस में। फिर वो जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनके पर्सनल फंक्शन में उनके घर चले गए, उनके घर गए कहा, रिंग सेरेमनी में। आप जानकर हैरान होंगी कि तिलक हो चुका था। हिंदू मैथोलॉजी में तिलक के बाद तो सीधा शादी होती है मेरे ख्याल से, मंगनी तो पहले होती है ना, एंगेजमेंट तो पहले होती है, एंगेजमेंट के बाद तिलक होता है ना। तिलक हो गया था, तिलक के बाद ये मंगनी वाला फंक्शन रखवाया गया कि मोदी जी आए, सवर्णों को एक मैसेज दें, शाहबाद के सवर्णों को, भूमियारों को, राजपूतों को एक मैसेज दें कि हम सवर्णों के साथ। कुशवाहा को वहां पर, उपेंद्र कुशवाहा को कट टू डाउन करके सम्राट चौधरी को प्रमोट किया गया कि भाजपा कुशवाहा की हितैषी पार्टी है। ये तमाम चीजें हुई, और जो भाषण हुआ वहां आप देखेंगी, दोनों के भाषण की मैं बात कर रहा हूं आपको। नीतीश जी ने क्या किया, नीतीश जी ने 7 मिनट 36 सेकंड का भाषण दिया, और बीच में उन्होंने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया। आप उस पूरे भाषण को सुनिएगा तो उन्होंने कहा वो गलती नहीं है मैम, वो उन्होंने जानबूझ करके। देखिए जनता दल यूनाइटेड के लोगों को इस बार बहुत उम्मीदें थी कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जो जनता दल यूनाइटेड का नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश, वो हर हाल में चाहते हैं कि इस बात की घोषणा नरेंद्र मोदी किसी चुनावी मंच से कर दें। भागलपुर में बहुत उम्मीद थी, फरवरी के महीने में मोदी जी भागलपुर आए थे, उनको लग रहा था कि इस बार ऐलान हो जाएगा, नहीं हुआ। औरंगाबाद, मधुबनी आए तो चलिए पहलगाम का मामला था, वो 48 घंटे हुए थे पहलगाम की घटना को, तो वहां जदयू के लोगों को ये उम्मीद थी, नहीं हुई तो चलिए कोई बात नहीं, वो मतलब माइनस के खाते में चला गया, चलिए ठीक है, इसको नजरअंदाज कर देते। यहाँ माहौल ऐसा नहीं था, है ना, गमगीन माहौल था, पूरा देश सोगवार है, तो चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत उम्मीदें थी, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और जो क्लोज डोर बैठक किया है भाजपा के लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें भी नीतीश जी के नाम को लेकर के कोई बात नहीं हुई है। नीतीश जी को लेकर के भाजपा की तरफ से कोई बात नहीं हुई है, कोई डेवलपमेंट नीतीश जी के मुद्दे पर नहीं हुआ है कि क्या करना है नीतीश जी का, साथ रखना है नहीं रखना है, सीएम का फेस डिक्लेयर करना है नहीं करना है, चुनाव के बाद क्या करना है नहीं करना है, कोई बात नहीं हुई है। और ये तमाम बातें जाहिर सी बातें, देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप उनको भले ही मानसिक रूप से अस्वस्थ बोलिए, शारीरिक रूप से अस्वस्थ बोलिए, लेकिन बहरहाल वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जो एक बड़ा नेता होता है मैम, नीतीश कुमार जी बिहार में अभी भी सबसे बड़े नेता के तौर पर एस्टैब्लिश्ड हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। करुणानिधि को आप याद कीजिए, करुणानिधि अगर व्हील चेयर पर भी बैठे हुए थे ना चुनाव के मंच से, वो जब बोल नहीं पाते थे, वो सिर्फ हाथ हिला देते थे ना, जनता उनको वोट दे देती थी। बिल्कुल। तो जो कैडर है ना नीतीश कुमार जी का, उस कैडर के सामने बिस्तर पर लेटे हुए नीतीश कुमार भी जो है ना, बिहार में नरेंद्र मोदी से भारी पड़ेंगे। उस कैडर को यह पता होना चाहिए कि मेरा नेता लेटा हुआ है बिस्तर पर और बीमार है, तो नीतीश जी मोदी पर भारी पड़ेंगे। बिहार भाजपा के पास एक नेता ऐसा नहीं है, मैं 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात कर रही हूं कि वो अपनी विधानसभा सीट की गारंटी ले ले। बिहार तो आप छोड़ दीजिए, विजय सिन्हा ये बोल दें कि वो लखीसराय विधानसभा की सीट अपने दम पर जीत के दिखा देंगे। सम्राट चौधरी तो हमारे मुंगेर जिले के आते हैं, मुंगेर जिले से ही आते हैं। हमारे यहाँ मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां मैं बैठा हूं, उसमें एक विधानसभा की सीट है तारापुर, वो उनका गृह क्षेत्र है सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी तारापुर विधानसभा की सीट अपने दम पर जीत के दिखा देंगे। ये हिम्मत नहीं है उनकी। सवर्ण नेताओं की तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जदयू हो कि भाजपा हो या जदयू हो, उसके जो तमाम सवर्ण नेता हैं वो नीतीश के चेहरे पर चुनाव जीतते। तो नीतीश जी के चेहरे को आप इग्नोर करके, पटना में नीतीश जी, समझ में आ गया मोदी जी को कि नीतीश जी को साथ रोड शो में नहीं लेने का हमको जो खमियाजा भुगतना पड़ा है, तो शाहबाद में उनको नीतीश जी को क्या करना था कि कुछ ना कुछ उनको उम्मीद रही होगी। वाजपेयी जी का नाम लेकर के उन्होंने एक तरह से व्यंग कर दिया कि देखिए सिर्फ मोदी जी ने ही नहीं किया है, वाजपेयी जी ने भी बिहार के लिए किया है। और उसके बाद वो क्या बोले, एक खड़े होकर प्रणाम करो, आप उनकी वीडियो को देखें, ऐसे मिलकर खड़े होकर प्रणाम करो, ये बहुत काम किए हैं कि याद करोगे ना, इनको याद करोगे ना। ये एक तरह से व्यंग के तौर पर आप उसको देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी बात कह रहा है।
और जी जी, और इसीलिए सारी योजना। शाकिब जी, जी एक मिनट आपको रोकूंगी। आप जो विश्लेषण कर रहे हैं बहुत वाकई पूरा जो बिल्कुल धरातल की जो सच्चाई है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। और जो नीतीश कुमार का वीडियो है कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था, लेकिन अभी जो मोदी के जो हम ये लिख रहे हैं कि उल्टे पांव लौटे, और उसको लेकर कांग्रेस नेता जो है शकील अहमद, उनका एक जरूरी बयान सामने आया है। एक बार उस बयान को सुनते हैं, फिर आपसे बिल्कुल। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है शकील अहमद ने। आमदन नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन, आए बैठे खाए पिए और चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार की फ्लॉप यात्रा से ऐसा ही गुमान होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, वादों की झड़ी लगाते हैं, और वादों को जब हम जमीनों पे देखते हैं काम होते हुए तो काम नजर नहीं आता है। 2015 के चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह के वादे 1.25 लाख करोड़ के किए थे। उसकी एक मिसाल मैं देता हूं कि उन्होंने कहा था कि एक स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी ताकि स्किल्ड किया जा सके। स्किल यूनिवर्सिटी क्या खाक बनेगी, स्किल यूनिवर्सिटी का एक ईंटा भी नहीं लगा, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो ढांचा है, बिहार का ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, काफी ज्यादा उसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा, काफी काम होंगे, लेकिन वो नजर नहीं आता है। पलायन अभी भी उसी तरह से बरकरार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पलायन बरकरार है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां के कमजोरी नहीं दिखती है। और नीति आयोग भी बिहार को फिसड्डी राज्यों में ही रखती है। क्या कारण है? अभी भी वो आए हैं 2024 और 25 में बजट का जो प्रावधान बिहार सरकार का रहा है वो जमीन पर नहीं उतरा है। उसके अलावा फिर वादे हैं। तो इनका हुआ क्या? आपको मैं बता दूं कि 60%, ये नीति आयोग ही कहता है, 60% सीटें तो शिक्षा विभाग में बची हुई हैं भरने से। स्वास्थ्य विभाग में स्ट्रक्चर कहीं बना है तो डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स अगर आ गए हैं तो पैरामेडिकल नहीं है। पैरामेडिकल और डॉक्टर्स अगर हैं तो इक्विपमेंट नहीं है। ये हर पीएससी की सूरत हाल है। जमीन पे जाकर के देखें तो सही पता चलेगा क्या सिचुएशन है। आपको यूनिवर्सिटियों में गेस्ट टीचर के माध्यम से आज के दिन में पढ़ाई हो रही है, और कैसी पढ़ाई हो रही है, यही तो कारण है स्टूडेंट्स के पलायन का। आपने देखा कि जो अंबेडकर हॉस्टल्स हैं, जो कर्पूरी हॉस्टल है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्गों के लिए है, जो डेडिकेटेड है, उनकी क्या सूरत हाल हुई है। राहुल गांधी जी की यात्रा और उस विजिट से, अंबेडकर हॉस्टल के विजिट से इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि क्या सूरत हाल इन्होंने बनाई है। इन्होंने कहा था कि हम 75,000 सीट्स मेडिकल कॉलेज में दे देंगे स्टूडेंट्स के लिए। क्या सूरत हाल है, इसका आंकड़ा ये पेश करें। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो इसलिए मिला जुला करके ऐसी यात्रा करें, जाए, आमदन गुफ्तन बर्खास्तन जो खुर्दन, जो बात है कि आइए जरूर, पधारिए जरूर, लेकिन आप बिहार वासियों को कुछ दीजिए तो सही। जमीन पे कुछ चीजें दिखती नहीं है, कुछ नजर आती नहीं है। और हम लोगों ने जो योजना लाई है, यहाँ पर शाकिब साहब आपने सुना कि जब उन्होंने जो सारी बातें आप बता रहे हैं, यही उसका और खुलासा कि मोदी जो आते हैं, आप आइए बैठिए, लेकिन आप जो बोलते जा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ सोचना होगा। और इधर राहुल गांधी की यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया कि अंबेडकर छात्रावास उनको किस तरह जाने से रोका गया था। अब जो राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं फिर से, और जो बताया जा रहा है कि 6 जून बहुत, यानी जून अब कल से शुरू हो रहा है, यानी इसी हफ्ते राहुल गांधी को हम फिर से देखेंगे 5वीं बार बिहार में आते हुए। और जब भी वो आए हैं, आप याद कीजिए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, और हर बार जब राहुल गांधी आए हैं एक नई किस्म की हलचल जो है वो मची है बिहार में। और इस बार का दौरा तो राहुल गांधी का काफी वो रहा, जिसमें नीतीश सरकार, मोदी सरकार और सबका इनका जो डर है वो खुलकर दिख गया। अब राहुल गांधी जो आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, ये जो अत्यंत पिछड़ा सम्मेलन जो करते हैं या संविधान की जो बात करते हैं राहुल गांधी, ये जो बात है ये क्या जमीन तक पहुंच रही है? क्या असर होगा राहुल गांधी के इस जो सामाजिक न्याय की मुहिम जिसको लेकर वो बिहार चुनाव में इस बार उतरे हैं? क्योंकि बिहार कांग्रेस के तमाम आप ट्वीट देखिए तो वो बदलाव की बात कर रही है, और वो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट जो चला रही है कांग्रेस, पूरे देश में राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में चूंकि जातिगत समीकरण खास मायने रखते हैं, जाति जनगणना जो जाति सर्वेक्षण हुआ था वो यहीं हुआ था, और इसी को यहाँ आरक्षण की बात खास मायने रखती है। ऐसे में राहुल गांधी की ये मुहिम कितना असर लाते हुए दिखाई दे रही है?
देखिए राहुल गांधी, अब इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार कांग्रेस अभी जितना सक्रिय दिख रही है, पिछले 3 दशकों में मैंने कभी भी राहुल जो है मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने कांग्रेस को इतना सक्रिय नहीं देखा। बिल्कुल जी। शकील साहब ने सही कहा। शकील साहब ने जो कहा, आमदन नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तगन, ये फारसी का जुमला है। दरअसल आमदन का मतलब आइए, नशिस्तन का मतलब है बैठिए, खुर्दन का मतलब है खाइए और बर्खास्तगन का मतलब है जाइए। आइए, बैठिए, खाइए, जाइए, ये नरेंद्र मोदी जी को लेकर उन्होंने कहा है। और ये शकील साहब जो कह रहे हैं कि दरभंगा छात्रावास के कार्यक्रम को रोकने का की मंशा क्या थी, ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस छात्रावास में राहुल गांधी को जाना था, उस छात्रावास की छतें टूटी हुई हैं, गेट खराब हो चुका है। रात में छात्रों का यह हाल है कि वो अपना गेट बंद नहीं कर पाते हैं और उनके रूम में कुत्ता घुस जाता है। जो ग्रिल है उसमें जंग लगी हुई है, वॉश बेसिन टूटे पड़े हुए हैं, वॉशरूम्स की फ्लश जो है वो टूटी पड़ी हुई है, कमोड टूटा पड़ा हुआ है। रंग रोगन की कोई बात नहीं है, सीसीटीवी कैमरे जरूर आपको दिखेंगे लेकिन वो उसमें उसकी तारें जो है वो कटी पड़ी हुई है। दरअसल ये स्थिति जो बिहार के इस कथित सुशासन की है, ये राहुल गांधी अपनी आंख से ना देख लें। दरअसल रोकना उसको था, इसलिए हॉस्टल में उनको परमिशन नहीं दी गई, परमिशन बल्कि दी गई थी, उनको दी गई थी परमिशन। और यहां तक के प्रशासन ने सड़कें बनाना भी शुरू कर दी थी, सड़कें बनने लगी थी रास्ते के लिए। उसके बाद एट द 11th आवर वो परमिशन कैंसिल की गई। तो कुछ ना कुछ सोच के परमिशन कैंसिल किया होगा। और देखिए, राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से संजय झा का बयान आया था, राहुल गांधी जी हॉस्टल में पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स छात्रावास में तो पढ़ाई होती है, पॉलिटिक्स तो होती नहीं है। और जिस तरह का पलटवार, देखिए बिहार की जनता आपको, मैं जब आप बिहार आएंगी तो आप एक रिक्शे पे भी बैठेंगी तो रिक्शा वाला जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का पूरा जातीय समीकरण आपको बता देगा। राजनीतिक रूप से इतने जागरूक होते हैं बिहार के लोग। तो जब उन्होंने छात्र राजनीति पे सवाल उठाया, छात्रों पे सवाल उठाया, जनता पूछने लगी कि नीतीश कुमार जी जब जैक्सन हॉस्टल पटना में और पटेल छात्रावास पटना में बैठ के जेपी मूवमेंट की रणनीतियां बनाते थे तो वो छात्रावास नहीं था क्या? जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट के ये लोग निकले हुए लोग हैं और इनकी पूरी ये छात्र राजनीति से की उपज है, छात्र राजनीति से सब आए हैं। नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो, सुशील मोदी तो अब हमारे बीच नहीं है, वो भी छात्र राजनीति से आए हैं। तो जनता ने सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई छात्र राजनीति में तो देश का प्रधानमंत्री तक पहुंचा है छात्र राजनीति करके, तो आप कैसे कह सकते हैं कि छात्रावास राजनीति की जगह नहीं? और आप छात्रावास में 72 हुर्रे और केरला फाइल्स जैसी फिल्में जो है, प्रोपोगेंडा फिल्में आप दिखा सकते हैं। कॉलेजेस में जाके लड़कियों को आप ये दिखा सकते हैं, ये बताने के लिए कि मुसलमान लड़कों से प्रेम नहीं करो, ये धोखा देंगे और ये करेंगे। और राहुल गांधी उनके रोजी रोटी के सवाल पे बात करने नहीं आ सकते छात्रावास और कॉलेजों में। इसको लेके जनता में एक बड़ा सवाल उठा। देखिए, अब जनता ना बिहार की सवाल करने लगी है। 20 साल बहुत होते हैं, 20 साल का टेन्योर बहुत होता है। आप 20 साल बाद, यानी 20 साल आप 2025 में खड़े होके 1990 में क्या हो रहा था उसको नहीं आप गाली दे सकते। आज 20 साल में हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर हाथ में स्मार्टफोन है। 1990 में हर हाथ में स्मार्टफोन नहीं था। जो विश्वविद्यालय आज सुचारू रूप से बिहार में चल रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सब लालू यादव की लाई हुई। नीतीश जी ने क्या किया है? नीतीश जी ने जो कुछ भी किया है वो आधा अधूरा किया है। मुंगेर यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बनाई है, आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, आज तक उसकी भूमि अधिग्रहण नहीं हुई है। ये हालत है। आप अंदाजा लगाइए, 7%, मात्र 7% ग्रेजुएट है बिहार में। ये हाल है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। जनता सवाल करेगी कि नहीं करेगी? और कल जो मोदी जी शाहबाद गए थे, वो जो अग्निवीर योजना ये लेकर के आए हैं। मगध शाहबाद के बड़े इलाके से लोग आर्मी में जाते हैं, वहां अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा है वहां, क्योंकि वहां के लोग आर्मी में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, बीएसएफ में जाते हैं। राहुल गांधी को लोग अब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जातीय जनगणना की भी जो इन्होंने घोषणा की है, लोगों के मन में ये है कि एक तो इन्होंने कोई डेट नहीं बताई कब से करेंगे। मीडिया ने अज्यूम कर लिया कि सितंबर में शुरू हो जाएगा। गोदी मीडिया इनसे ज्यादा चलता है, इन्होंने अज्यूम कर लिया कि सितंबर में शुरू हो जाएगा। ना कोई डेट बताई है, ना कोई टाइम फ्रेम बताया कि भाई इतने टाइम में हम पूरा कर लेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे कि अभी शुरू करेंगे। ये तमाम चीजें हैं। आपने घोषणा तो कर दी, घोषणा का क्रेडिट ऑटोमेटिकली राहुल गांधी को मिल रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेके देखिए, बिहार में तो जातिगत सर्वे हो चुका है ना। बिहार में नीतीश जी जातिगत सर्वे करवा चुके हैं।
और उस जातिगत सर्वे को रोकने के लिए क्या क्या इन्होंने रायता फैलाया है, ये भी पब्लिक डोमेन में है कि जब नीतीश जी की कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि हम जातिगत आरक्षण सर्वे करवाएंगे, तो इनके जो ये है पीछे से भाजपा के लोग जो है कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट से जब नीतीश जी जीत करके आते हैं, फिर वो सर्वे करवा लेते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, फिर उसके हिसाब से वो आरक्षण की सीमा बढ़ा देते हैं, फिर इनके लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर जाकर के वहां कोर्ट में स्टे हो जाता है। 50% की आरक्षण सीमा इंदिरा सैनी जजमेंट के आधार पर आप रख सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। उसके आगे जाने का मतलब है कि आपको संविधान की नवी अनुसूची में उसको शामिल करना है। ये मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। बिहार में पैकेज की घोषणा आपने अभी कहा कि बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, जिस हिसाब से 2015 से लेकर आज तक मोदी जी ने पैकेजेस की घोषणा की है और योजनाओं की घोषणा की है, 10 लाख करोड़ पार हो चुका है, लेकिन वो 10 लाख करोड़ कहां है? और पिछले साल के बजट में एक चीज और मैं आपके दर्शकों को, डीबी लाइव के दर्शकों को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार की शपथ ग्रहण हुई पिछले साल यानी 24 में, उसके बाद एक पैकेज बिहार को दिया गया। विशेष राज्य के दर्जा के बारे में कहा गया कि वो तो नहीं दिया जा सकता है। एक विशेष पैकेज दिया गया 59,000 करोड़ का, और उसको मीडिया ने बहुत उसको ग्लोरीफाई किया। वो सालाना 70,000 करोड़ का पैकेज गुजरात को दे रहे हैं, मीडिया को कोई मतलब नहीं है। गुजरात को सारी फैक्ट्रियां गुजरात में, बिहार का भी कुछ होगा तो सारे ठेके गुजरात की कंपनियों को दिए जाएंगे। पैकेज पे पैकेज दिया जाएगा गुजरात को, स्टेडियम बनेगा गुजरात में, इंडिया पाकिस्तान का मैच गुजरात में होगा, वो एयरपोर्ट जो है पोर्ट बनेगा गुजरात में, तमाम चीजें गुजरात में होंगी। इवन बिहार में नल जल योजना का ठेकेदारी भी गुजरात की कंपनी को मिलेगी। ये चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? अब 59,000 करोड़ का जो पैकेज पिछले बार उन्होंने किया है, उसके बारे में एक लाइन में बस बता देता हूं आपके दर्शकों को। उसमें 21,400 करोड़ रुपए वो उन्होंने दिए हैं पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। आप सर्च करिएगा, वो पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो यूपीए गवर्नमेंट की, मनमोहन सिंह की सरकार की योजना है। और 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार की का जो अंतिम दौर था, उस दौर में वो योजना पारित हुई थी। योजना पारित हो गई थी, मामला सारा पेपर वर्क हो गया था, उसको फंड रिलीज करना था। उस फंड को रिलीज करने में नरेंद्र मोदी ने 10 साल लगाए हैं, और उसको इस तरह मीडिया ने प्रचारित किया कि ये पैसे तो मोदी जी ने दिए हैं, ये योजना मोदी जी की है। ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में है मैडम। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी जिस प्लेटफॉर्म को लेकर, इसमें क्या है देखिए, कुछ गलतियां कांग्रेस में भी हैं, जो अब बतौर विश्लेषक मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग इसको सुने और समझें। अब जैसे डेट की बात आप कर लीजिए, 6 जून की डेट रख दिया इन्होंने, अभी 7 जून को बकरीद है, ठीक है। और एक दिन पहले मुसलमानों के पास 2 ही त्योहार होते हैं, एक ईद होता है, एक बकरीद होती है। 5-6 जून से लोग इतना व्यस्त हो जाएंगे त्योहारों में, मुसलमान खास करके, कि उसमें उनकी भागीदारी नहीं हो पाएगी। पिछड़े समाज और अति पिछड़े समाज के लोग भी इसमें काफी बड़ी संख्या में उनकी दुकानदारी होती है। त्योहार का समय होता है, कोई भी त्योहार का समय होता है, हर समाज हर वर्ग जो धंधा पानी करता है ना, जानवर का धंधा होता है, तमाम चीजें होती है, त्योहार का धंधा होता है, कपड़े, तमाम चीजें हैं। ये समय उनको नहीं रखना था। समय या तो आप 7 जून के बाद का कोई डेट रख लेते जब लोग त्योहार से फारिग हो जाता। इससे क्या होता है, और अति पिछड़ा सम्मेलन आपको करना है। अभी तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में एक बड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन किया है, और उसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया गया, और राहुल गांधी भी जो आप देखेंगी सिविल सोसाइटी के लोगों से ही ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं। जो 3 दौरे उन्होंने किए है ना, फरवरी में आए, मार्च में आए, अप्रैल वाला छोड़ दिया जाए तो 3 बैक टू बैक, तो जनवरी में 5 जनवरी और 18 जनवरी को आए, फिर फरवरी में आए। ये तीनों दौरे जो पटना में उन्होंने किए, गांधी जो उसमें बापू सभागार में और कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो सम्मेलन हुआ, वो आम जनता का सम्मेलन नहीं था, वो सिविल सोसाइटी के लोगों का सम्मेलन था, पिछड़ा सम्मेलन था। उसमें पिछड़ा महादलित दोनों समाज को साधने की कोशिश की गई, उन दोनों लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। मांझी जी का एक वर्ग है, दशरथ मांझी, जो बिहार के माउंटेन मैन कहे जाते हैं, उनके बेटे को भी बुलाया गया। इसमें तमाम चीजें हुई, वो अच्छी बात है। लोगों को ये चीजें अपील कर रही हैं। इन्होंने जो खरबों रुपए राहुल गांधी को पप्पू बनाने में साबित किए थे, वो इनके बेकार जा रहे हैं। अब जनता राहुल गांधी को सुनती है, समझती है, उनके मुद्दों को समझती है। और आप देखेंगे कि नालंदा के कन्वेंशन सेंटर, राजगीर के कन्वेंशन सेंटर को जो चुना गया है 6 जून को, जहां वो समारोह होगा राहुल गांधी जी का, आप देखेंगे कि अब वहां पर के माहौल को जो है अभी 2-4 दिनों में, अब तो आज तो डेट ही अनाउंस हुई है मेरे ख्याल से, आज से कल तक में। अब जाकर धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि 6 जून को लोग राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है। और मेरी जानकारी जहां तक है मैडम, हो सकता है, बहुत मुमकिन है
कि राहुल गांधी जी पटना में एक रोड शो भी कर लें। हालांकि अभी इसकी पुष्टि कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इसकी चर्चा है कि राहुल गांधी जी एक रोड शो भी कर सकते हैं। तो ये अभी चर्चा है, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी बहुत दूसरे टाइप की पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी जी रोड शो ना करें और राहुल गांधी जी चले जाएं छपरा या सिवान, जहां के जवान शहीद हुए हैं, जिनका पार्थिव शरीर आया है बिहार। इम्तियाज अली साहब हैं, राम बाबू प्रसाद हैं, ये शहीद हुए हैं ये लोग। हो सकता है कि वहां से निकल के वो उनके घर चले जाएं। वो रोड शो से ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर साबित होगा अगर वो वहां जाते हैं। और राहुल गांधी जी जा भी रहे हैं लगातार, वो पूंछ भी गए, वो पहलगाम जाने वाले पहले राजनेता थे। मतलब वो आए वापस विदेश से और पहलगाम गए, कश्मीर गए, कश्मीर का उन्होंने दौरा किया। एक ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश की कि मैं साथ हूं, आप जैसे हैं, सब कुछ ऑल इज वेल, है ना। जिस तरह से घटना दुखद है लेकिन सब सामान्य होना चाहिए अब। तो इस तरह से फिर वो वहां भी गए, हिमांशी नरवाल के घर भी गए, शुभम द्विवेदी के भी घर गए। तो और उसके बाद उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की है जाकर के, जो हिमांशी नरवाल पीड़ित है, शुभम द्विवेदी है ना, तो घायलों से भी उन्होंने अस्पतालों में भी जाके मुलाकात की। अभी पूंछ चले गए वो। तो राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। तो बहुत संभव है कि राहुल गांधी जी सिवान चले जाएं, छपरा चले जाएं, किसी एक शहीद के घर। हालांकि राहुल गांधी जी नहीं गए, इमरान प्रतापगढ़ी तो गए थे, दोनों जगह गए थे। उन्होंने भेजा था इमरान प्रतापगढ़ी को, शायद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो बिहार आए, वो दोनों जगह गए। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, नहीं तो वो अति पिछड़ा सम्मेलन जो है, और आप उसकी भीड़ देख करके अंदाजा लगा लेंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, अब इसका पूरा का पूरा फोकस जो है ईबीसी पर है, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, जो 36% है। इसमें अगर डेंट लगाने में राहुल गांधी और महागठबंधन कामयाब हो जाता है, तो आप ये मान करके चलिए कि इनको चुनाव जीतने से जो है बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। ये तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही है, इंडिविजुअल सर्वे में तेजस्वी अभी भी बहुत आगे चलते हैं। कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, सी वोटर सर्वे हो या तमाम कुछ भी, कोई भी सर्वे आता है, इवन भाजपा के इंटरनल सर्वे में भी तेजस्वी सबसे आगे चल रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं बिहार में। तो ये भाजपा जान रही है, भाजपा ये जान रही है। लेकिन अब कितना माइन्यूटली वर्क महागठबंधन की तरफ से हो पाता है, जिस तरह से वो पन्ना प्रमुख के लेवल पर जाकर के काम करते हैं, बूथ प्रमुख के लेवल पे जाके काम करते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए कितना, माफ कीजिएगा, महागठबंधन उसको किस तरह काउंटर कर पाता है। और फिर केचवा तो है ही उनके साथ, उसको भी ध्यान में रखना है। वो एक पहलू है, उसको हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में उनकी क्या भूमिका है वो हमने देखा है। बिहार में भी वो नहीं करेंगे ऐसा, इसकी आशंका नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर होमवर्क तो चल ही रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी का ये दौरा जो है, आप देखिएगा कि कल से जो है राहुल गांधी, मतलब मुझे लगता है आज से ही कांग्रेसियों के अंदर में एक नया उत्साह आपको देखने को मिलेगा। और बहुत मुमकिन है कि अब तो इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर शुरू भी हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि बहालते मजबूरी अब मीडिया, गोदी मीडिया को, और जो पटना में बैठे हुए वो यूट्यूबर्स हैं जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के पेड हैं, उनको भी राहुल गांधी को नोटिस करना पड़ रहा है। वो भी अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं कि जाओ जाके कवर करो, कोई गलती ढूंढो, लूप होल ढूंढो, ताकि उसको नेगेटिव मार्क प्रचार किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। और नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे का बहुत ज्यादा अब तक तो मुझे ग्राउंड पर असर नहीं मिला है। और ये इन्होंने जो सिंदूर बांटने वाला जो इन्होंने, जिसको अब ये वापस लेने के लिए आ गए हैं, है ना, वो कैंसिल हो गया। तो इसको लेकर के भी बिहार की महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ही ज्यादा। देखिए एकदम सिंदूर, आप तो एक महिला है, एकदम व्यक्तिगत निजी मामला होता है। एक महिला चाहे कोई भी हो, वो किसी दल की समर्थक हो, वो भाजपा को वोट जरूर दे देगी, लेकिन वो भाजपा के कार्यकर्ता से ये अपेक्षा नहीं करेगी कि वो उसको सिंदूर ला करके देगा। वो सिंदूर या तो है ना। तो ये इनको लगने लगा। ममता बनर्जी ने जो बोला, रागिनी नायक ने बोला, सुप्रिया श्रीनेत ने बोला, और जिस तरह से ये तो चलिए नेता है, पॉलिटिशियन है, इनकी बात, लेकिन आम महिलाओं की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है कि कोई आए हमारे घर आए, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये बैकफायर कर जाएगा, ये सिंदूर वाला इवेंट जो है ये बैकफायर कर जाएगा। अब महिलाएं कह रही कि आज आप सिंदूर भेज रहे हैं, कल आप मंगलसूत्र भेजवा देंगे, साड़ी भेजवा देंगे। मतलब क्या आपने महिलाओं को कोई ऑब्जेक्ट समझ रखा है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट समझ रखा है? और आप ये देखिए, तो लगातार मोदी जो है, उन्होंने पिछले चुनाव में इसी तरह से मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, इसी तरह की बात की थी, लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं मिला और लोकसभा में सीटें कम हो गई। अब ये जो मोदी के सलाहकार हैं,
उनको ये सोचने की बात है कि आप किस तरह से, जो आपने सही शब्द यूज किया कि महिलाओं को आपके ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज कर रहे हैं, मतलब आपकी वोटर्स हो सकती हैं। और नीतीश कुमार की तो महिला वोटर्स हमेशा जो साइलेंट वोटर्स में गिनी जाती है कि हाँ, महिलाओं का वोट बिल्कुल मिलता रहा है। लेकिन बिल्कुल अब जो बिल्कुल है माहौल बदल रहा है। बिहार में 2 दिन का मोदी का दौरा और राहुल गांधी के पहले के दौरे और अब जो आने वाला दौरा है, इसको लेकर अब जो हलचल मच रही है, जो मोदी का फ्लॉप शो एक हुआ है, अब उसको लेकर आज कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं और अब कांग्रेस की जो नई तैयारी शुरू हो गई है, देखना होगा कि आगे इसका असर क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये जमीन पर जो आप कह रहे हैं कि दिख ये रहा है कि अब सबको जो है राहुल गांधी को नोटिस में लेना उनकी मजबूरी हो गई है। अब देखते हैं कि मोदी का आगे वो दौरा अब कब करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब 20 तक जून चुनाव रहेंगे वो बार 20 बार आएंगे। 20 जून की शायद टेंटेटिव डेट है अगले दौरे की, 20 जी जून जी, फिर तो वो बिहार आ रहे हैं आएंगे 20 ही। जून को और जी। वो बार बार की वो राहुल तुम चलो पीछे पीछे मैं आया, वैसा हिसाब हो रहा है जी मोदी का। लेकिन अब देखना ये होगा जी। कि चुनाव में आगे कौन रहता है और पीछे कौन। तो शाकिब साहब देखिए बहुत बहुत एक एक शुक्रिया। एक 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 और लाइन में, एक और लाइन में मैं जी। आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, बिहार चुनाव के संदर्भ में हम जब भी बात करेंगे आने वाले 10-15 दिनों के बाद हम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि बिहार में जी जी चुनाव मुद्दा सेंट्रिक चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी ने उस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार कर रखा है। चुनाव आरक्षण पे होगा, जातीय जनगणना पे होगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण पे होगा। जो जनता का सवाल है रोजी रोटी का, इनका कोई राष्ट्रवाद, कोई हिंदुत्व, ये तमाम जो इवेंटबाजी इनकी है यहाँ ये नहीं चलेगी। और हमको भी इसी पे डिबेट करना पड़ेगा कि जनता के मुद्दों को लेकर के जनता कितना अट्रैक्ट है, मतलब नेताओं को कितना नोटिस जी कर रही है। और हम लोग जो एक तरह से हम तो कहते हैं कि हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं। एक साहब किसी उस दिन ट्वीट पर जब मैं बैठा था तो किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग जो एजेंडा चलाते हैं, भाई हम गोदी मीडिया की तरह नहीं है, हम जनता को वास्तविकता से रूबरू कराएंगे, यही हमारा काम है। और जब जी जी। गोदी मीडिया अपना काम छोड़ देगी तो जाहिर सी बात है जो हमारी अपनी जो हैसियत है, हमारी अपनी जो क्षमता है, हम उस हिसाब से काम करेंगे, सीधी सी बात जो है। सच है वो बताना हमारा काम है, वही हम बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल हमको किसी बिल्कुल को बिल्कुल मुगालते में नहीं रखना है, ना कांग्रेस को रखना है, ना तेजस्वी यादव को, ना मोदी को, ना नीतीश बिल्कुल को। बिल्कुल जो सच है बिल्कुल। वो हम बता रहे हैं। देखिए और जैसा आपने कहा कि कांग्रेस को सोचना होगा कि 6 जून की तारीख उसने जो तय की है, अभी भी टेंटेटिव ही कहते हैं, तो एक बार वो विचार कर ले कि बकरीद के ठीक पहले आप इस तरह का आयोजन करेंगे तो वो कितना सफल हो पाएगा। बाकी राहुल गांधी का बिल्कुल अपना दम है, तो भीड़ तो वो खींच ही लेंगे, लेकिन फिर भी जी कांग्रेस को ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो शाकिब साहब बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा बहुत में शुक्रिया जुड़ने के लिए। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।